हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं वर्ड प्रकरणम। वर्ड प्रकरणम व्याकरण की शुरुआत अगर करिएगा तो व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है, वर्ड प्रकरण से। उसे हम पहचानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ये बहुत से एग्ज़ामों में आपको इस वर्ड प्रकरण से क्वेश्चन बना देता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि रहेगा क्लास आज का। देखते हैं वर्ड प्रकरण। वर्ड प्रकरण, वर्ड का सबसे पहले डेफिनेशन दिया है। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं, इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। लेटर्स, वर्ड, अक्षर। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनिः येन सवर्णः। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनिः येन सवर्णः। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनिः येन सवर्णः। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो वर्ड की अभिव्यंजना कराए वह लघुत्तम ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। तो वर्ड वह है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अखंडित है। क्या है? अखंडित है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का लघुत्तम रूप, ध्वनि का लघुत्तम रूप जिसे खंडित न किया जा सके, ध्वनि का लघुत्तम रूप जिसे खंडित न किया जा सके, जिसको टुकड़ा न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, वह कहलाता है वर्ड। वह क्या कहलाता है? वर्ड। और सबसे छोटी इकाई जो है वर्ड की, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। या भाषा की सबसे छोटी इकाई आप कहते हैं तो ध्वनि है। और वही ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया सकता है वर्ड कहलाता है, वर्ड या अक्षर कहलाता है। ये अक्षर जो है अ से लेकर के और ह तक देखिएगा, या और भी बहुत से अक्षर इसमें मिलेंगे आपको। अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वा मूल्य, उपधमानीय मिलेगा। तो ये सब जो है सब क्या कहलाते हैं? ये संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण है ये। तो संस्कृत व्याकरण में पढ़िएगा। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनिः येन सवर्णः। तो ध्वनि का लघुत्तम रूप क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ध्वनि का लघुत्तम रूप वर्ड कहलाता है। यह वर्ड हो सकते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर देखिए यहाँ पे स्वर है, स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। स्वर की संख्या कितनी बताई गई है संस्कृत में? 13। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हिंदी में आपको ये दो वर्ड नहीं मिलेंगे, हिंदी में आप पढ़िएगा तो यहाँ पर जो है कि ये दो वर्ड संस्कृत में एक्स्ट्रा मिलता है आपको स्वरों में। तो कुल हो जाते हैं कितने वर्ड? 13 वर्ड। इसको हम लोग कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। देखिए स्वर को अगर परिभाषित करना तब लिखिएगा स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ये स्वर वर्ण हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं होता है, बिना किसी के सहायता के जो बोले लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इसमें देखिएगा तो ह्रस्व स्वर है पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, लघु स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अब देखिएगा तो आ जाता है क्या? अ, ई, उ, री, अ, ई, उ,
री, ली, ये हैं हर्ष स्वर। ये कौन से स्वर हैं? हर्ष स्वर हैं। अ ई उ री री। कितने हो गए? 3 2 5, 5 हो गए हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर हो जाएगा आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ए ऐ ओ औ। यहाँ लिखते हैं ए ऐ ओ औ। इनको, इन ध्वनियों को हम लोग, इन स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये गुण में आता है और ये गुण और वृद्धि संधि, गुण और वृद्धि संधि। तो ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? आ, ई, उ, री 4 4 8 हो गए दीर्घ स्वर। ए ऐ ओ औ, आ, ई, उ, री 4, ए ऐ ओ औ 4। ये हो गए दीर्घ स्वर। बचा प्लुत स्वर। ये स्वर का उच्चारण, हर्ष स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है। हर्ष स्वर का उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में इसके 2 गुना समय लगता है। इस प्लुत स्वर जो होता है वह जो है इसके 3 गुना समय लगेगा। यानी कि दीर्घ स्वर के भी जो है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। किसके उच्चारण में? प्लुत स्वर के उच्चारण में। प्लुत स्वर को 3 लिख करके, 3 के जैसा ऐसे आकृति होती है, इसे लिख करके दर्शाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसको लिखना आपको क्या लिखना? आपको ओम, तो ऐसे लिखते हैं ओम, पढ़ते हैं ओम। मतलब जब खींच के पढ़ना हो, जब लंबा जब सांस लेके पढ़ना हो, तो वहाँ पे जो है कि ये त्रिमात्रिक इसको बोलते हैं। ये द्विमात्रिक है, ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है, ये त्रिमात्रिक है। 3 मात्रा वाला है, 2 मात्रा वाला है। हर्ष स्वर 1 मात्रा वाला है या 1 मात्रा वाला है। और इसमें जो री है यह स्वतंत्र होता है, अवस्था में होता है। इसके कोई मात्रा नहीं होते हैं, कोई मात्रा नहीं। और अ को देखिएगा तो अ भी क्या हो जाता है? इसका भी कोई विशेष अलग से मात्रा नहीं होता है। यह व्यंजनों के साथ मिल करके उसे पूर्ण करता है। और ली स्वतंत्र अवस्था में ऐसे ही लिखा जाता है। ली का ली ही लिखा जाता है। वह किसी जो है व्यंजन के साथ जो है कि नहीं जुड़ता है। बाकी जो स्वर हैं वह सभी जो है उसका सबका मात्रा होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किसका मात्रा नहीं होता है? स्वरों में कौन ऐसा है जो स्वतंत्र अवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो उसको बोलेंगे ली। और अ क्या है? इसका भी मात्रा नहीं होता है। इसके अलावा देखेंगे आप तो अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं अयोगवाह। कौन से? एक को कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं अनुस्वार और एक को कहते हैं विसर्ग। जो कहते हैं विसर्ग। तो अयोगवाह जो है वह कौन है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो होता है अंग की मात्रा, ठीक है ना, और विसर्ग जो है वह होता है अह की मात्रा। तो ये अह अंग जो है क्या है? ये अंग क्या है? अनुस्वार और विसर्ग है। इन्हीं को कहा जाता है अयोगवाह। अब देखेंगे तो ऐसे एक चिन्ह बनाया रहेगा और आगे लिख दिया क, तो हो गया उपधमानीय। ऐसे लिखते हैं तो हो गया उपधमानीय क। ऐसे चिन्ह बना के लिख देंगे प, तो हो जाता है क्या? ये हो गया जिह्वा मूल्य क और ये हो गया उपधमानीय। ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा जिह्वा मूल्य, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उपधमानीय। तो ये जो है कि क्या हो गए? ये हो जाएंगे स्वर आपके कुल। क्या हो जाएंगे? स्वर।
स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिसका उच्चारण स्वयं होता है बिना किसी की सहायता से, बिना किसी वर्ड की सहायता से इसका उच्चारण हो, उसे कहते हैं क्या? स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में देखिएगा ना, पूछा जाता है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो कुल होते हैं 50 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 50 लेटर्स। 50 वर्ण हैं कुल। स्वर हो गए ये अ से लेके अ तक, अयुग्वा हो गए 2, और जो है आप देखेंगे तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर हिंदी में नहीं होता है, केवल संस्कृत में होता है। बाकी जो है कि हर्ष और दीर्घ जो है होता ही होता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण में देखेंगे तो सबसे पहले होता है क वर्ग, क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। कचट तप, इसको याद किया जाता है कचट तप, कचट तप, कचट तप। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, और ये ट वर्ग है, और ये त वर्ग है, और ये है प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं। ये पांचों वर्गों को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि यह जो है जिह्वा जब विभिन्न मुख के विभिन्न भागों को छूती है, इसलिए स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, अभी हम इसका उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कुल 25 अक्षर होते हैं। 25, एक वर्ग में 5 अक्षर, एक वर्ग में 5 अक्षर, एक वर्ग में 5, एक वर्ग में 5, तो हो गया कुल 25 अक्षर, 25 लीटर्स। फिर जो है कि हो जाता है क्या? य र ल व, य र ल व, ये इसको कहते हैं अंतःस्थ। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। और ये हो जाता है कौन सा? ऊष्म व्यंजन। क्यों ऊष्म व्यंजन? ये हो गया अंतस्थ, ये हो गया ऊष्म। ये अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पर्श और ऊष्म के मध्य में होने के कारण इसको अंतस्थ कहा गया। अंदर में होने के कारण अंतस्थ हो गया, अंतः में स्थित है। किसके किसके अंतः में स्थित है? स्पर्श व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतः में स्थित होने के कारण इसे अंतःस्थ व्यंजन कह दिया गया। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि ऊष्म व्यंजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन हो गया। ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उस व्यंजन की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन को पढ़ा जाता है यड़, प्रत्याहार के हिसाब से यड़। संस्कृत में इसको यड़ कहते हैं, इसको कहते हैं सल, और इसको कहते हैं यह स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 होता है, यण होता है 4, सल होता है 4। तो ये हो गए 25, 4, 29, 29, 4, 33, कुल हो गए 33 व्यंजन की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 33। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है। संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33 है। मात्रा किसे कहते हैं पूछा जाए तो क्या बताएंगे? उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। और उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहाँ से निकलता है? तो स्वरों से निकलता है। और जो है ज्यों का त्यों, जैसे है वैसे ही व्यंजन में क्या हो जाता है? तिरोहित हो जाता है, समाहित हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, व्यंजन में जाकर जुड़ जाता है। तो इसी से बनता है क्या? क। देखिएगा अगर इसको जोड़ के हम बनाते हैं, क होता है पूर्ण क, ये है, देखिए पूर्ण क ये है। लेकिन ये जब हलंत क इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हलंत क। ये हलंत क अर्ध अक्षर है। जितने में हलंत लग गया तो अर्ध हो गया व्यंजन। ये अर्ध व्यंजन है। जब पूर्ण कब होगा? जब इसमें अ जुड़ेगा, जब स्वर जुड़ेगा, तब ये पूर्ण उच्चारण इसका होगा क। तो क में जुड़ेगा अ, तब हो गया क। तो देखिए, तो ये जैसे है वैसे ही क्या हो जाता है? उसमें तिरोहित हो जा रहा है, उसमें समाहित हो जा रहा है, ये उसको अपना ले रहा है क, अ को। तो ये बन जाता है क्या? क। इसी तरह सब देखिएगा, अगर ख, हलंत ख, हलंत ख में जोड़िएगा अ, तो क्या होता है? ये हो जाता है ख, पूर्ण ख।
क्या होता है, पूर्ण ख, सॉरी ये हलन नहीं रहे, पूर्ण ख हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि हम देखेंगे तो अ क्या होता है, उसी रूप में तिरोहित हो जाता है। तो इसका कोई विशेष मात्रा नहीं होता है, इसका मात्रा रूप होता ही नहीं है। अब बात करते हैं आ की, किसकी, आ की, ई की, ई, उ, री, री। तो देखिए री का भी कोई मात्रा नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं होता है, ये भी इसका मात्रा रूप भी नहीं होता है, इसको वैसे प्रयोग कर लिया जाता है। फिर होता है बड़ी री, और फिर होता है ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, और फिर अनुस्वार अब विसर्ग होता है, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए अ का उच्चारण अगर इसको हम क के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, क में आ का मात्रा होता है ऐसे, ई का मात्रा होता है इधर से, बड़ी का मात्रा होता है इधर से, ऊ का मात्रा होता है ऐसे, छोटा ऊ का मात्रा ऐसे, री हो गया ऐसे, री का मात्रा होते ही नहीं है, बड़ी री का मात्रा ऐसे, ए का मात्रा ऐसे, ए का मात्रा है, ठीक है, और ऐ का मात्रा हो गया ऐसे, फिर ओ का मात्रा हो गया, फिर औ का मात्रा हो गया ओ, और फिर ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया विसर्ग। इसी को अगर हम जोड़ लेते हैं अगर क के साथ तो हो जाएगा का, ये हो जाता है इधर से जब चलाएंगे छोटी का मात्रा हो गया, और जब इधर से चलाएंगे दाहिने हाथ की तरफ से तो हो जाएगा बड़ी की मात्रा, और बाएं हाथ की तरफ चलाते हैं तो छोटी की मात्रा। फिर देखेंगे ऊ, ऊपर की तरफ से घुमाते हैं गोली बना के तो हो जाता है छोटा ऊ, तो ये हो गया छोटा ऊ, ये हो गया क्या, बड़ा ऊ, ये हो गया क्या, री, ठीक है, ये हो गया क्या, क्री, बड़ी, और ये हो गया के, और ये हो गया कै, ये हो गया को, ये हो गया कौ, ये कंग, क। हमने देखा व्यंजन वर्ण में 33 वर्ण होते हैं, इसमें स्पर्श व्यंजन 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क चट तप, केटीएम डी, केटीएम डी, केटी के, यहाँ लिखते हैं केटीएम डी, ये इधर लिखते हैं केटीएम डी, केटीएम डी ओ, केटीएम डी ओ, केटीएम दो, केटीएम दो, केटीएम डी ओ, केटीएम दो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कचड़तप, इसे याद कर लीजिए, कंठ ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, दंत है, ओष्ठ है। इसका सूत्र भी होता है, देखेंगे सूत्र के हिसाब से समझेंगे तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अ है, अ है, और है क वर्ग है, क्या है, क वर्ग, और ह है, अ है और क वर्ग है और ह है और विसर्ग है, विसर्ग, अ है, क वर्ग है और ह है और विसर्ग है, विसर्जनिया नाम कंठ, इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अ से अ, क से क वर्ग, ह से ह, विसर्जनिया नाम विसर्ग, कंठ से इसका उच्चारण होता है। दूसरा है इचु यसा नाम तालु, ई है और इसमें अ और आ दोनों लिख सकते हैं, ओ आ, ई लिख सकते हैं ई से, और च वर्ग, चू से च वर्ग, इचू, च वर्ग हो गया। इसके बाद से यो, यो और सो, यो और सो, ये हो गया तालु, ये हो गया तालु, तालव्य, तालु से उच्चारण हो गया तालव्य हो गया।
इसके बाद से है इचु ऐसा नाम तालु ई च वर्ग और य और स, ये हो गया तालव्य तालु से उच्चारण हो गया। तो इसके बाद हो गया ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, री से ऋषि और ट वर्ग और र और स कटकोण वाला स, ये हो गया री ट वर्ग के सभी अक्षर, ट वर्ग के पांचों अक्षर और र और स, ये हो गए मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धाः। फिर ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु रसानाम दंताः, ली से लवी, फिर त वर्ग, फिर ल और फिर जो है स, ये भी जो है ये सब क्या है, ये छोटा सा है, ये सब दंत्य है, सबका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य। और ये है मूर्धन्य और ये है तालव्य और ये है कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य। एक और देखेंगे उपधमानिया नामोस्थौ, उ बड़ा उ और बड़ा उ और प वर्ग, प से प वर्ग और उपधमानीय, ये जो है सभी क्या हो जाएंगे, ओष्ठ्य हो जाएंगे, ओष्ठ्य, ओष्ठ से उच्चारण होता है इसका, उपधमानीय ओष्ठौ। फिर है इसमें व बच जा रहा है, देखिए इसमें व बच रहा है, इसको कहेंगे क्या, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व जो है दांत और ओठ दोनों को मिलकर उच्चारण होता है, तो दंतोष्ठ कहते हैं इसको, दंतोष्ठ, व को कहते हैं दंतोष्ठ। यहाँ पे दो और है, एदै तोह कंठ तालु, एदै ए और ऐ ये क्या है, कंठ और तालु उच्चारण होता है, कंठ तालव्य। और फिर है उदौ तोह कंठोष्ठम, उ और औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होते हैं, तो ये हो गया कंठोष्ठ और ये हो गया कंठ तालव्य, ये दंतोष्ठ हो गया व। यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं य और स जो है ये हो गया तालव्य टी यम डी, ये हो गया मूर्धन्य र और स, और ये हो गया ल और स दंत टी यम डी, और ह हो गया कंठ, ह हो गया कंठ और वह हो गया दंतोष्ठ। तो ये हम लोग पढ़ लिए उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद से जो है संधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, संस्कृत का संधि। जय हिंद, धन्यवाद।